Assalamu alaikum. Hope you are all as beautiful and good as morning flowers. Dear viewers, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर सेकंड के यूनिट नंबर फर्स्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, चूँकि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 2 है। इसी यूनिट का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, जिसका वीडियो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने पहले पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन से जाके पहले पार्ट फर्स्ट को देखें और उसके बाद पार्ट सेकंड पे आए तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने एक्सप्लेन नहीं किए थे, इसी वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम का फंक्शन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन और लंग कैपेसिटी को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम। The respiratory system contributes to homeostasis by providing for the exchange of gases. Respiratory system जो है homeostasis में बहुत ही हेल्प आउट करते हैं homeostasis मेंटेन करने में। homeostasis क्या होता है? homeostasis वो अमल है जिसके थ्रू हमारी बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट बनाते हैं, जैसा कि हम इस पे लेक्चर नंबर फर्स्ट में कंप्लीट बात कर चुके हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड between the atmospheric air, blood and tissue cells. It also help adjust the pH of body fluid. रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से एक्सेल आउट होता है और फ्रेश एयर यानी इनहेलेशन के थ्रू फ्रेश एयर बॉडी के अंदर चलती है, बॉडी के अंदर इनहेल होती है। इट आल्सो हेल्प एडजस्ट द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। और साथ ही साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी का जितने भी बॉडी फ्लूइड्स है उसके पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। बॉडी की फ्लूइड के पीएच को मेंटेन कैसे करते हैं? अगर बॉडी के पीएच की बात की जाए तो एज वी नो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रुके और वो वहाँ पर एकोमुलेट हो जाए तो उससे बॉडी सेल के अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस होती है और वो एसिडिटी बॉडी सेल के लिए टॉक्सिन साबित हो सकती है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से जो एक्स्ट्रा CO2 है वो एक्सेल आउट होती है। इसी अमल से बॉडी से CO2 को एक्सेल आउट करके बॉडी फ्लूइड के पीएच को मेंटेन रखने में रिस्पायरेटरी सिस्टम एक अहम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज प्रोवाइड फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड टेक ऑफ CO2 फॉर डिलीवरी टू द बॉडी सेल्स एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बॉडी सेल्स। सबसे पहले जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन में जो फर्स्ट वन है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है टू द सेल ऑफ द बॉडी, के उसमें हम इनहेलेशन के थ्रू कार्बन CO2 को बॉडी सेल के अंदर इनहेल करते हैं, बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं एंड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन बॉडी के सेल से एक्स्ट्रा CO2 को जो एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनाता बॉडी से एक्सेल आउट होता है। हेल्प रेगुलेट ब्लड पीएच। ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। कंटेन रिसेप्टर फॉर सेंस ऑफ स्मेल, फिल्टर इंस्पायर एयर। और साथ ही साथ रिसेप्टर ऑफ सेंसेस जो एलिफेक्टरी नर्व्स होते हैं जो हमारे नोज के एंटर साइड यानी नेजल कैविटी में मौजूद होते हैं, उस एलिफेक्टरी नर्व्स का काम सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करना होता है। तो सेंसेशन में भी फंक्शन परफॉर्म करता है कौन? रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिल्टर करता है एयर को, जो एयर हम इनहेल करते हैं उस एयर को रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में
کیا کرتا ہے؟ فلٹر ہو جاتی ہے وہ ایئر، کیونکہ ریسپائریٹری ایئر پیسج وے جو ہے تو ریسپائریٹری ٹریکٹ میں سیلیا موجود ہوتا ہے، میوکس ممبرین ہوتے ہیں، ہیئرز ہوتے ہیں نوز میں، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بلڈ ایئر کو فلٹر کرنا. پروڈیوس vocal sound phonation and excrete small amount of water and heat. اور اس کے ساتھ ساتھ وائس پروڈکشن میں، ساؤنڈ کے پروڈکشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے. ساؤنڈ پروڈکشن بھی ریسپائریٹری سسٹم کے تھرو ہوتا ہے. کیسے اور کہاں ہوتا ہے وہ ہم لیکچر نمبر 1 میں ایکسپلین کر چکے ہیں. تو ہمارے پاس لیرینس جو ریسپائریٹری ٹریکٹ کا ایک مین آرگن ہے، اسے ہم وائس باکس بھی بولتے ہیں. اسی لیرینز میں ووکل کارڈ اور ووکل فولڈز موجود ہوتے ہیں، وہ وائبریٹ ہو کے فونیشن یعنی ساؤنڈ پروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں. اور ریسپائریٹری سسٹم کے تھرو ہمارے باڈی سے اسمال اماؤنٹ آف واٹر اینڈ ہیٹ جو ہے وہ بھی لاس ہوتا ہے. دا اسٹیپس انوالو ان ریسپائریشن. اب اسٹیپس کے بات کرتے ہیں کہ ریسپائریٹری سسٹم میں، ریسپائریشن میں ہمارے پاس کون کون سے اسٹیپ انوالو ہوتے ہیں. دا پروسیس آف سپلائنگ دا باڈی ود آکسیجن اینڈ ریموونگ کاربن ڈائی آکسائڈ از نون ایز ریسپائریشن وچ ہیز 3 بیسک اسٹیپ. باڈی کے سیل سے باڈی کے سیل میں CO2 کو انہیل کرنا یعنی CO2 کی باڈی کے سیل میں اندر جانا، اور باڈی کے سیل سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسیل آؤٹ کرنا. اس پروسیس کو ہم ریسپائریشن بولتے ہیں، جس کے 3 بیسک اسٹیپس ہوتے ہیں. دا فرسٹ ون از پلمونری وینٹیلیشن. پلمونری جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، پلمون کہتے ہیں لنگس کو اور بریتنگ کو. پلمونری وینٹیلیشن کو ہم سمپلی بریتنگ بھی کہہ سکتے ہیں. ایز دا انہیلیشن ان فلو اینڈ ایکسیلیشن آؤٹ فلو آف ایئر اینڈ انوالو دا ایکسچینج آف ایئر بٹوین دا ایٹماسفیئر اینڈ دا الویلائی آف لنگس. پلمونری وینٹیلیشن کو ہم بریتنگ بھی سمپلی کہہ سکتے ہیں. یہ وہ پروسیس ہے جس میں ایئر ان فلو اینڈ آؤٹ فلو ہوتی ہے. جسٹ ان فلو اینڈ آؤٹ فلو آف دا ایئر از کالڈ بریتنگ اور پلمونری وینٹیلیشن. یہ ہوتی کیسی ہے؟ تو بٹوین دا لنگز اینڈ الویلائی آف لنگز اینڈ دا ایکسٹرنل ایٹماسفیئر ہوتی ہے. انہیلیشن پرمٹس O2 ٹو انٹر دا لنگز. انہیلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ باڈی میں آکسیجن جو ہے انٹر ہوتا ہے، لنگز میں آکسیجن جا رہا ہوتا ہے. ایکسیلیشن پرمٹس CO2 ٹو لیو دا لنگز، اور ایکسیلیشن میں لنگ سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتا ہے. ایکسٹرنل پلمونری ریسپائریشن is the exchange of gases between the alveoli of lungs and the blood and pulmonary capillaries across the respiratory membrane. ایکسٹرنل پلمونری ریسپائریشن کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرنل اور پلمونری ریسپائریشن وہ ریسپائریشن ہے جس میں یعنی لنگس میں الویلائی میں جو کیپیلریز موجود ہوتے ہیں ریسپائریٹری ممبرین کے تھرو، اس کے اور بلڈ کے بیچ ایکسچینج آف گیسز ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، MCQs کے لحاظ سے انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ پلمونری ریسپائریشن اور ایکسٹرنل ریسپائریشن ہمیشہ ریسپائریٹری ممبرین کے تھرو ہوتا ہے، اور اس میں گیشیس ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے الویلائی آف دا لنگز اور بلڈ کے درمیان. The respiratory membrane. In this process, pulmonary capillary blood gain oxygen. اس میں کیا ہوگا؟ پلمونری کیپیلری جو ہے، لنگز میں جتنے بھی کیپیلریز موجود ہے جس میں بلڈ ہوتا ہے، وہ بلڈ آکسیجن کو گین کرتا ہے اور CO2 سیلولر اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لاس کرتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ لنگز کو دیتا ہے اور پھر لنگز سے ایکسیل آؤٹ ہو جاتا ہے. انٹرنل ریسپائریشن اور ٹیشو ریسپائریشن، اس کو ہم سیلولر ریسپائریشن بھی بول سکتے ہیں. ایز دا ایکسچینج آف گیسز بٹوین بلڈ اینڈ سسٹمک کیپیلری اینڈ ٹیشو سیلز. اب سسٹمک کیپیلریز کون سے کیپیلریز ہوتے ہیں؟ وہ کیپیلریز جو ہمارے باڈی کے سیل اور ٹیشو میں جاتے ہیں، ان کیپیلریز کو ہم سسٹمک کیپیلریز بولتے ہیں. وہ سارے کیپیلریز جو لنگ سے باہر ہمارے باڈی کے سیل اور ٹیشو میں جاتے ہیں، ان کیپیلریز کو ہم سسٹمک کیپیلری بولتے ہیں. تو سسٹمک کیپیلری یعنی باڈی کے ٹیشو کے لیول پہ جتنے بھی کیپیلریز ہوتے ہیں، اس کے اور بلڈ کے بیچ جو ایکسچینج آف گیسز ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے
सिस्टमिक कैपिलरी में जो ब्लड मौजूद है वो सिस्टमिक कैपिलरी सिस्टमिक कैपिलरी में जो ब्लड मौजूद है वो सिस्टमिक कैपिलरी के ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू को देता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कैपिलरी से बाहर निकल के सेल में चला जाता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में यानी ब्लड में एंटर होता है, ब्लड में एंटर होके लंग्स में आता है। इन दिस स्टेप द ब्लड लॉसेस ऑक्सीजन एंड गेन CO2। इस स्टेप में क्या होगा कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को लॉस करता है। ऑक्सीजन लॉस कैसे करता है कि वो ऑक्सीजन को लॉस करके टिश्यू लेवल पे, सेल या टिश्यू को देता है और गेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को विद इन सेल। The metabolic reaction that consume oxygen and give off CO2 during the production of ATP are termed as cellular respiration। और इसी respiration को हम cellular respiration कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन जो है क्या करता है, ब्लड उसको कंज्यूम करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और CO2 प्रोड्यूस होता है। वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पर होते हैं तो सेलुलर लेवल पे होते हैं, टिश्यू लेवल पे होते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है और ये होता कहाँ पे है, सेलुलर लेवल पे है और ATP की प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ATP की प्रोडक्शन होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है ऑन विच लेवल, ऑन द सेलुलर एंड टिश्यू लेवल। वी टर्म this energy in the form of ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी रिस्पायरेशन को जो सेलुलर लेवल पे होता है कि कैपिलरीज ऑक्सीजन को लॉस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर होती है, तो इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को भी हमने लेक्चर फर्स्ट में एक्सप्लेन नहीं किया था, तो यहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हैं। गौर से देखिए, इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से जो टर्मिनोलॉजीज़ है, 2 या 3 MCQs हर एक एग्ज़ाम में इससे ज़रूर आते हैं। लंग वॉल्यूम कैन बी डिटरमाइंड बाय स्फेरोमीटर। लंग्स वॉल्यूम को हम डिटरमाइन किस चीज़ से करते हैं, तो लंग वॉल्यूम को जो डिटरमाइन करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे हम स्पायरोमीटर बोलते हैं। द सेकंड वन इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, टाइडल वॉल्यूम या TV। दिस एज द अमाउंट ऑफ एयर passing in to and out of the lungs during each cycle of breathing, about 500 ml at rest। देखिए, लंग्स टाइडल वॉल्यूम और शॉर्ट फॉर्म एज TV, ये वो वॉल्यूम होता है जो इन द ईच साइकिल जो बॉडी के अंदर जाता है, वो वॉल्यूम लंग्स की जो एट द ईच साइकिल ऑफ रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन। तो ईच साइकिल कौन सा साइकिल होता है जिसमें 1 एक्सपायरेशन एंड 1 इंस्पायरेशन इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो 1 एक्सपायरेशन एंड 1 रिस्पायरेशन के दरमियान, मतलब 1 कंप्लीट साइकिल के दौरान, 1 कंप्लीट साइकिल कब होता है, जब 1 इंस्पायरेशन होता है, 1 एक्सपायरेशन होता है। तो 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द रिस्पायरेशन के दरमियान के दौरान जो वॉल्यूम्स ऑफ एयर ब्लड लंग्स के अंदर जाता है, तो उस वॉल्यूम को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं और इसका अमाउंट जो होता है 500 ml होता है इन द रेस्ट कंडीशन। इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम IRV, this is the extra volume of air that can be inhaled into the lungs during maximal inspiration, that is over and above normal TV यानी tidal volume। इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम वो ये एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है जिसको हम इनहेल करते हैं लंग्स के अंदर एज आ मैक्सिमल इंस्पायरेशन, यानी इसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर को इनहेल करते हैं। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर को जब हम इनहेल करेंगे तो ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से एबाव जाएगा, एबाव नॉर्मल TV जाएगा, एबाव नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जाएगा। इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम इज द
extra volume of air that can be inhaled into the lungs. Inspiratory capacity, IC. This is the amount of air that can be inspired with maximum effort. It consists of the tidal volume 500 ml plus the inspirator reverse volume. Inspiratory capacity जो है ये वो एयर की वो अमाउंट है जो हम मैक्सिमम एफर्ट के साथ इसको हम इनहेल करते हैं, तो उसमें हमारे पास टाइडल वॉल्यूम भी आ सकता है प्लस रिवर्स वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम भी आते हैं कि अगर एक्स्ट्रा एयर को हम इनहेल करते हैं या हम नॉर्मल इन द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ रिस्पायरेशन यानी टाइडल वॉल्यूम में 500 ml या इससे ज़्यादा भी हो सकता है जो एयर हम इनहेल करते हैं, तो उस वॉल्यूम को हम तो इस सारे वॉल्यूम को जिसमें टाइडल वॉल्यूम और रिवर्स वॉल्यूम दोनों आते हैं, तो रिवर्स वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम दोनों को हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर remaining in the air passage and alveoli at the end of quiet expiration. Functional residual capacity वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो वो अलविलाई में या इसके अलावा जो एयर पैसेजवे है उसमें रह जाता है. वो एयर जो लंग तक नहीं पहुंचता, अलविलाई में या ट्रैक्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम में ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन रह जाता है, तो इस अमाउंट ऑफ एयर को हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं. रेसिडुअल वॉल्यूम RV, this cannot be directly measured but is the volume of air remaining in the lungs after forced expiration. इसको हम measure नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, हम रेसिडुअल वॉल्यूम को measure नहीं कर सकते हैं. अलबत्ता रेसिडुअल वॉल्यूम होता क्या है, तो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो एक्सपायरेशन के बाद भी जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं, बॉडी से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर कर रहे होते हैं, एक्सेल आउट कर रहे होते हैं, तो एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में हमारे पास एयर का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जितना अमाउंट रह जाता है उस अमाउंट को, उस एयर को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम. Vital capacity, this is the maximum volume of air which can be moved into and out of the lungs. Vital capacity हमारे पास maximum volume होता है, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है लंग्स का उसमें क्या आता है, या हम एक्सपायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो ये सारी जितनी भी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ जो एयर होता है जो इन एंड आउट ऑफ द लंग जा रहा होता है, तो उसको हम वाइटल कैपेसिटी आते हैं. तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी किसकी, जिस तरह हमने पहली बात की टाइडल वॉल्यूम की. टाइडल वॉल्यूम वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द रिस्पायरेशन, इसके साथ साथ प्लस IRV एंड ERV, यानी इन सब को मिलाकर टाइडल वॉल्यूम, IRV एंड ERV, जिस इन एक एक को हमने जो पहले एक्सप्लेन किया, तो इन सब वॉल्यूम को मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे पास लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, और इस कैपेसिटी को हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं. टोटल लंग कैपेसिटी, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड in an adult of average build, it is the normally around 6 liters. जो टोटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर होता है जो जिसको लंग्स होल्ड कर सकता है अपने अंदर, जिसको लंग्स जो है अपने साथ स्टोर कर सकता है, तो उस कैपेसिटी ऑफ द लंग्स को हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं. जितना भी टोटल एयर होता है, अगर वो टाइडल वॉल्यूम का हो, IRV का हो, ERV का हो, जिसको लंग अपने साथ होल्ड कर सकता है, अपने साथ रख सकता है, तो उस वॉल्यूम ऑफ द लंग्स को हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं. और एक एडल्ट में एवरेज के लिहाज से ये कितनी होती है, 6 लीटर कैपेसिटी होती है, कि 6 लीटर ऑफ द एयर जो है वो एक नॉर्मल एडल्ट एवरेजली इसको क्या कर सकते हैं,
ایوریجلی ہولڈ کر سکتے ہیں۔ ایک نارمل ایڈلٹ ہیومن بینگ کا لنگز اپنے ساتھ 6 لیٹر آف ایئر کو ہولڈ کر سکتا ہے۔ امپورٹنٹ ہے MCQs کے لحاظ سے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ریمیننگ فرسٹ لیکچر میں جو ہم نے جو کچھ آبجیکٹیوز کو ایکسپلین کیا تھا، جو بھی آبجیکٹیو رہ جاتے تھے اس آبجیکٹیوز کو ہم نے یہاں پر ایکسپلین کر لیا مکملی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپائریٹری سسٹم کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر پھر بھی لیکچرز میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جس ٹائپ کا کویشچن ہو تو ہمارے واٹس اپ نمبر کے تھرو یا آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔